अच्छा, हम लोगों ने जब बाइनरी सर्च ट्री की हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था ये एक ना रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव स्ट्रक्चर किस तरह के, हमारे पास जब हम लोग रूट लेट से 5 को पॉइंट कर रहे हैं तो ये 5 से डाउनवर्ड्स पूरे का पूरा हमारे पास एक ट्री है। पॉइंटर अगर 5 को पॉइंट कर रहा है तो 5 से डाउनवर्ड्स पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो एक ट्री है। ठीक है, ये पूरे का पूरा ट्री है। जब हम लोग पॉइंटर को ले जाते हैं 2 के ऊपर तो 2 से डाउनवर्ड्स सारे का सारा हमारे पास जो है वो ट्री बन जाता है। काइंड ऑफ पॉइंटर जो है ये 2 वाली नोड जो है ये हमारे पास रूट बन जाती है। पॉइंटर काइंड ऑफ रूट के तौर पे हमारे पास ट्री कंसिडर हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये 2 से डाउनवर्ड्स पूरे का पूरा जो ट्री है इससे हम लोग एक इंडिपेंडेंट ट्री के तौर पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट से अगर हम लोग एक और वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं, 7 हम लोग इंसर्ट कराते हैं तो हमें पता है कि 7 जो है वो हमारे पास 5 के राइट साइड पे जाके 7 हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर नेचुरली हमारे पास रिकर्सिव फंक्शंस जो है वो बहुत आसानी से हम लोग इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जिस तरह रिकर्सिव फंक्शन अगर हम लोग देखें कि हम लोग फाइंड को अगर रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से फाइंड के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, उसको हम लोग पास कर देते हैं, रूट नोड का एड्रेस पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो वैल्यू इंसर्ट जो हम लोग ने सर्च करनी है, लेट्स से 3 को सर्च करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 3 हमारे पास जो वो 5 से छोटा है। तो वही जो पहला हमारे पास फाइंड का रिकर्सिव फंक्शन था जिसे हम लोग ने रूट नोड का एड्रेस पास किया था, अब हमें पता है कि 3 5 से छोटा है तो 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसका एड्रेस हम लोग पास कर देते हैं। दैट मीन्स 5 डॉट लेफ्ट पास कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जो सर्च शुरू होगी वो हमारे पास 2 से शुरू होगी। अब देखेंगे 3 हमारे पास जो है वो 2 से बड़ा है तो 2 का जो राइट सब ट्री है वो हम लोग उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ के हम लोग आइट्रेटिवली सर्च करें, हम लोग बड़ा कन्वीनियंटली जो है वो रिकर्सिवली जो है वो सर्च कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर क्या होगा, लेट्स से अगर हम लोग एक फंक्शन बना लें वॉइड फाइंड, सॉरी भूल होगा, भूल फाइंड, फाइंड आर कह देते हैं कि एक रिकर्सिव फंक्शन है हमारे पास फाइंड आर। और इसके अंदर हम लोग जो है वो किसी एक नोड का एड्रेस ले लेते हैं, पॉइंटर बी नोड की डायरेक्ट पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर रूट नोड का एड्रेस दे देंगे और ऑफ कोर्स जो वैल्यू हम लोगों ने सर्च करनी है वो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। अगर उसके अंदर सेटेलाइट डाटा कॉपी करना है तो उसे हम लोग कॉन्स नहीं लेंगे, हम लोग p वेल बाय रेफरेंस उसको ले लेंगे। अगर सेटेलाइट डाटा कॉपी करना है तो हम लोग कॉन्स नहीं लेंगे, अगर सेटेलाइट डाटा नहीं कॉपी करना तो हम लोग कॉन्स 10% वैल ले सकते हैं। अच्छा, अब देखें इस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट टाइम क्या पास करेंगे, रूट का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंटर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, रूट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग सर्च कौन से करने जा रहे हैं, हम लोगों ने फाइंड का फंक्शन कॉल किया 3 के लिए। ठीक है, अब आपने क्लोजली मुझे फॉलो करना है, अगली बहुत से चीज़ें जो है वो हमारे पास इस रिकर्सिव लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, बहुत सी नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। पॉइंटर के अंदर हमारे पास रूट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है और हम लोग रिकर्सिवली 3 को जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर हमारे पास नल तो नहीं है। पॉइंटर अगर हमारे पास नल होगा तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो अभी तक हमें नहीं मिली। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर पॉइंटर नल हो जाता है दैट मीन्स फर्स्ट करें एम्प्टी ट्री था, रूट के अंदर नल पड़ा हुआ था तो पॉइंटर के अंदर भी नल आ गया। अब देखा पॉइंटर नल है तो हम लोग उसके लेफ्ट और राइट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और वैसे भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आप एरो यूज़ करें, पॉइंटर के थ्रू किसी उसके स्ट्रक्चर के पार्ट को एक्सेस करें, डाटा को, लेफ्ट को, राइट को, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास ये जो पॉइंटर या नल नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी तक सारे फंक्शंस देखो तो कहीं पे भी हम लोगों ने एरो को जो है वो नल के साथ यूज़ नहीं किया।
जब यहाँ पे टेम्प के साथ एरो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पहले मेमोरी एलोकेट की थी। फिर हम लोग यहाँ पे जब पॉइंटर इक्वल टू रूट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं पॉइंटर डॉट डेटा, पॉइंटर डॉट लेफ्ट, पॉइंटर डॉट राइट, तो हम लोग इधर सिर्फ उस वक्त आएंगे जब पॉइंटर हमारे पास नल नहीं होगा। अगर पॉइंटर नल होगा तो हम लोग इस कोड में आएंगे नहीं, दैट मीन्स कि उसके राइट और लेफ्ट पार्ट्स को एक्सेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट डॉट डाटा को कैसे चेक किया कि पेरेंट हमारे पास जो है वो नल है या नहीं। इससे पहले एक्सप्लिसिटली हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग इसे बैक ट्रैक करें तो हमारे पास देखो रूट जब नल होगा तो हम लोग इस सेल्स वाले पार्ट में नहीं आएंगे। रूट अगर नल नहीं होगा तो जो नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो या तो रूट के लेफ्ट साइड पे जाएगी या रूट के राइट साइड पे जाएगी। दैट मीन्स के एटलीस्ट एक मरतबा हम लोग जो है वो इस वाइल लूप के अंदर आएंगे, और जब एक मरतबा इस वाइल लूप के अंदर आएंगे तो हमारे पास पेरेंट के अंदर किसी ना किसी नोड का एड्रेस होगा, और जब इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो फिर हम लोग उस पेरेंट के थ्रू उसके डाटा पार्ट को जो है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट जनरेटिंग एनी एक्सेप्शन, मेमोरी एक्सेप्शन। इसी तरह फाइंड में देखो कि जब पॉइंटर डॉट डाटा, पॉइंटर डॉट लेफ्ट राइट को एक्सेस किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पहले मेक श्योर किया कि वो नल तो नहीं है। तो ये बस आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि जब भी हम लोगों ने पॉइंटर को मतलब किसी स्ट्रक्चर के पॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को जब भी एक्सेस करना है, आई रिपीट कि पॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रक्चर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जिस तरह डाटा पार्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लिंक हो गया, नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, जो भी उसका पार्ट है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास वो नल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक किस्म का हम लोग वो भी चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास पॉइंटर नल है हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अब रिकर्सिवली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या उसके इक्वल हो गई है। मतलब जिस तरह अगर हम लोग 5 को सर्च कर रहे हैं, पॉइंटर डॉट डाटा में भी 5 पड़ा हुआ है, वैल में भी 5 पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वो सेटेलाइट डाटा कॉपी करके ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वैल इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा, अगर वो वैल्यू उसके इक्वल हो जाती, वैल्यू में मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा, ये जस्ट सेटेलाइट डाटा कॉपी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब अगर वैल्यू उसके इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि एल्स इफ वैल्यू इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा। अब जिस तरह अगर 3 को सर्च कर रहे थे तो 3 जो है वो हमारे पास 5 से छोटा है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हम लोगों ने पूरे ट्री से शुरू किया था एज अ होल। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो 5 से छोटा है तो इतने से एरिया को सर्च करते हैं। तो पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर इस 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द नोड 2, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, फाइंड आर के फंक्शन को, और पॉइंटर डॉट लेफ्ट इसको पास कर देंगे। मैं रिपीट करता हूँ, पॉइंटर के अंदर पहले हम लोग 3 सर्च कर रहे हैं, पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस था, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग पूरे के पूरे ट्री में इसको सर्च कर रहे थे। अब हम लोगों ने देखा कि 3 5 के इक्वल है, नहीं 5 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि 5 के लेफ्ट साइड पे आके, और 5 के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास सब ट्री बनता है उसके अंदर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा दिया। दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो हम लोग 2 से शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम लोग 2 से शुरू कर रहे होंगे तो देखेंगे 2 5 के इक्वल है, नहीं 5 के इक्वल नहीं है, सॉरी 3 को सर्च कर रहे थे ना, 3 जो है वो 2 के इक्वल है, नहीं 3 2 के इक्वल नहीं है पॉइंटर के अंदर, क्योंकि 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है तो पॉइंटर डॉट डाटा में 2 पड़ा होगा, तो 3 2 के इक्वल है, नहीं उसके इक्वल नहीं है। क्या 3 2 से छोटा है, नहीं उससे छोटा नहीं है। अगर इक्वल भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो ऑफकोर्स वो बड़ा होगा। तो अगर वो बड़ा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेंगे, लेकिन अब हम लोग ट्री के राइट साइड पे चले जाएंगे। अब पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 वाली नोड का एड्रेस पास कर देंगे। अब जब दोबारा फाइंड आर के फंक्शन में आएंगे तो अब हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस होगा, तो पॉइंटर डॉट राइट, और ऑफ कोर्स वैल जो है वो हमें हर कॉल के अंदर वैल जो है वो पास करना पड़ेगा। तो अब हम लोग पॉइंटर के अंदर 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब दोबारा जब इस फंक्शन के अंदर आएंगे देखेंगे 3 4 के इक्वल है, नहीं 3 4 से छोटा है, यस छोटा है। अब फिर दोबारा इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे और
जो 3 वाली नोड है उसका एड्रेस पास कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो 3 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो दोबारा इस फंक्शन में आए, देखा पॉइंटर नल है, नहीं नल नहीं है। अच्छा, क्या वैल्यू पॉइंटर डॉट डाटा के इक्वल है? हाँ, वैल्यू में भी 3 पड़ा हुआ है, पॉइंटर डॉट डाटा में भी 3 पड़ा हुआ है। हमने क्या किया कि सेटेलाइट डाटा कॉपी किया और ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हुआ क्या था कि यहाँ पे इनफैक्ट हमारे पास चौथी पांचवी मरतबा हमारे पास फाइंड आर का फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये जो फाइंड आर का फंक्शन कॉल हुआ था ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन कॉल हुआ था जब हम लोग 4 वाली नोट पे थे, यहाँ पे वो रिसीव होगा। अब यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास रिटर्न फाइंड आर हम लोगों ने किया हुआ था, तो नीचे वाले फाइंड आर ने अगर हमें ट्रू रिटर्न किया था तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ से 4 के लिए फंक्शन कॉल हुआ था, ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ से हमारे पास 2 के लिए फंक्शन कॉल हुआ था, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अल्टीमेटली जहाँ से फर्स्ट टाइम हमारे पास फाइंड आर का फंक्शन कॉल हुआ था वो हमारे पास जो है वो वहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। और लेट से अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो 1 को सर्च कर रहे थे, तो हम लोगों ने पीटीआर को कहाँ से शुरू करना था? 5 से शुरू करना था। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो देखा कि पॉइंटर नल है, नहीं पॉइंटर नल नहीं है, एल्स में आके 1 जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है, नहीं 1 5 के इक्वल नहीं है। 1 5 से छोटी वैल्यू है, हाँ 1 5 से छोटी वैल्यू है। पॉइंटर इज इक्वल टू फाइंड आर के फंक्शन को हम लोगों ने पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दिया। ठीक है, फाइंड आर के फंक्शन को पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दिया कि अब लेफ्ट सब ट्री में हम लोग सर्च करेंगे। अब दोबारा इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे देखा पॉइंटर नल है, नहीं पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है। 1 2 के इक्वल है, नहीं 1 2 के इक्वल नहीं है। 1 2 से छोटा है, हाँ 1 2 से छोटा है। अब क्या करेंगे? पॉइंटर के अंदर अब क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? फाइंड आर के फंक्शन को हम लोग पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। पॉइंटर डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है। नल पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास पॉइंटर के अंदर जो है वो नल आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा जब इस फंक्शन के अंदर हम लोग आएंगे, देखेंगे पॉइंटर नल है, यस पॉइंटर नल है। तो पॉइंटर नल सिर्फ उस वक्त होगा जब हम लोग जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो ट्री के अंदर हमें कहीं पे भी नहीं मिली। अब हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये फॉल्स जाएगा 2 वाली नोट से जो हमारे पास फाइंड आर का फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे फॉल्स रिसीव होगा। वो फॉल्स रिटर्न करेगा जहाँ पे 5 से हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ था। वो रिटर्न करेगा जहाँ से हमारे पास ओरिजिनली रूट नोड के साथ हम लोगों ने फाइंड आर का फंक्शन कॉल किया था। तो अब ये हमारे पास इसकी रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन होगी। फाइंड आर के फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट कोड से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ने रूट नोड का एड्रेस पास करना होता है, और रूट जो है वो क्योंकि हमारे पास प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, इस वजह से हम लोग क्लाइंट कोड से उसको रूट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट कोड से हम लोग फाइंड का फंक्शन ही कॉल करेंगे। इसका जो आइटरेटिव जो पार्ट है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वहाँ से हम लोग क्लाइंट कोड से हम लोग फाइंड के नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये नॉन रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा? ये रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेगा और उसको रूट नोड जो है वो उसका एड्रेस पास कर देगा। ठीक है, तो क्लाइंट कोड से हम लोगों ने फाइंड के फंक्शन को कॉल किया, फाइंड के फंक्शन ने क्या किया कि रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस तरह हम लोग एडीटीज के अंदर जितने भी हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस कॉल करते हैं तो वो काइंड ऑफ हमें 2 फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। एक फंक्शन हम लोग करते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो क्लाइंट कोड से कॉल होगा, जैसे अभी क्लाइंट कोड से फाइंड का फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, और फिर ये जो फंक्शन होते हैं नॉन रिकर्सिव होता है, ये सिर्फ एक ही मरतबा कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करता है? रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेता है। रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा कि रिकर्सिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास फाइंड आर के फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया फाइंड के फंक्शन से, तो अब हमारे पास फाइंड आर के फंक्शन ने क्या किया? रिकर्सिवली देखा कि जो वैल्यू हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं वो हमारे पास ट्री में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अकॉर्डिंगली उसने ट्रू या फॉल्स जो है वो हमारे पास रिटर्न कर दिया। और ये जो भी फाइंड आर का फंक्शन रिटर्न करेगा, फाइंड का फंक्शन भी वही चीज़ जो है वो क्लाइंट कोड में रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब ये वाला अगर आप कोड देखें और ये वाला कोड देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप कह लें कि फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक जैसी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो जो लॉजिक है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू हमारे पास उसे इम्प्लीमेंट करना जो है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक इम्प्लीमेंट करना वो हमारे पास आसान हो जाता है।
तो इसको हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं। क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि वही हमें ये 3 फाउंड 7 नॉट फाउंड ऑफ साइज 4 हमें मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स सी। अब ये जो फाइंड है ये रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा है। ओके क्या एरर आया है हमारे पास? सर मूल वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? किसी को कोई समझ आ रही है? ओके मे बी इसको फाइंड को हमने शायद कॉन्स्ट किया हुआ है। ओके फाइंड को कॉन्स्ट किया हुआ है तो हमारे पास जो है वो फाइंड आर जो है वो भी हमारे पास कॉन्स्ट होना चाहिए। टी डॉट फाइंड बी, फाइंड के अंदर हम लोग बी ले रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्स्ट है। और वैसे हम लोग यहाँ पे इस पॉइंटर को भी कॉन्स्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंटर के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। सेमी कॉलन हम लोगों ने कहीं पर मिस किया है। ओके तो वो जो एरर था, एट टाइम्स एरर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑब्वियस नहीं होता। तो यहाँ पे पहले जब वो एरर हमारे पास आया था तो ये ओके इसने ये कहा था हमारे पास फर्स्ट टाइम पे ये कहा था कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन ना। तो और हाँ फिर उसने ये कहा था कि जो फाइंड है वो हमारे पास जो है वो कॉन्स्ट है तो उसको फाइंड आर को भी कॉन्स्ट होना चाहिए। ठीक है तो ऊपर ये एरर हमारे पास नज़र आ रहा था कि कॉन्स्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो इन एनी केस हम लोगों ने फाइंड आर को भी कॉन्स्ट कर दिया और फिर उसको कंपाइल किया तो इट इज़ नाउ वर्किंग फाइन। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी तक 7 हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया तो हमारे पास 3 फाउंड 7 नॉट फाउंड साइज 4 आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे 7 को भी इंसर्ट कर देते हैं हमारे पास 3 फाउंड 7 फाउंड जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है तो 3 फाउंड 7 फाउंड हमारे पास जो वो आ गया। तो अब ये जो रिकर्सिव है सॉल्यूशन, इसकी लॉजिक जो है बस आपने इतना ज़हन में याद रखना है कि जो रिकर्सिव सॉल्यूशन होता है जैसे अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री एक रिकर्सिव हमारे पास एक ट्री है तो इसके अंदर हमारे पास जो रिकर्सिव सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है अब जिस तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के जो हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जो आइटरेटिव सॉल्यूशन था इंसर्ट का। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इंसर्ट का हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएं वो हमारे पास आसानी से जो है वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड से सिंपल सा उसे समझना जो है हमारे पास आसान हो। इस रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो एक मरतबा फिर हम लोग देख लेते हैं। क्लाइंट कोड से हम लोगों ने फाइंड 3 किया, क्लाइंट कोड से हम लोग नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है तो अगर हम लोग इसका फ्लो देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि क्लाइंट कोड से हम लोग नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये नॉन रिकर्सिव फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? फाइंड आर, इसको ये रूट का एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है और फिर उसके बाद जो वैल्यू है 3 वो हमारे पास पास कर रहा है। ठीक है ये यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो क्लाइंट कोड से हमारे पास नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा फाइंड वाला और वो नॉन रिकर्सिव फंक्शन जो है वो रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा। जब वो रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा तो रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा कि एक वो पॉइंटर लेता है और फिर उसके बाद उसको मूव करता जाता है। मतलब अगर हम लोगों ने अब जिस तरह 3 को सर्च करना है तो हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास 5 से छोटा है। तो अब ये रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। रिकर्सिव होता क्या रिकर्जन में कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। तो ये फाइंड आर अपने आप को कॉल करेगा और उसको रूट डॉट लेफ्ट जो है वो पास कर देगा। जिस तरह रूट अगर जो है हमारे पास उसके अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस था तो हमारे पास फाइंड आर का फंक्शन फाइंड आर अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन इस मरतबा ये क्या करेगा कि रूट डॉट लेफ्ट पास कर देगा। तो उसको मैं 2 बार से रिप्रेजेंट करूँ, बार का मतलब है कि 2 वाली नोट का एड्रेस पास कर देगा। ठीक है और 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 3 जो है वो हमारे पास 2 से बड़ा है तो ये रिकर्सिव फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा फाइंड आर, फिर अपने आप को कॉल करेगा
और ये अब 4 वाली नोड का एड्रेस पास कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो अगर हमारे पास उससे बड़ी है, जैसे 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम लोग इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और जो करंट नोड है उसके राइट नोड का एड्रेस पास कर देंगे। तो करंट नोड अगर 3 थी, उसके राइट साइड पे 4 थी, तो 4 वाली नोड का एड्रेस पास कर देंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा, ये फाइंड आर का फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा। 3 जो 4 से छोटा है तो 4 डॉट लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस पास करेंगे, तो ये फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा फाइंड आर और 3 वाली नोड का एड्रेस पास कर देगा, और यहाँ पे 3 जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो हम लोग पास कर देंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डेटा। जैसे ही हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये रिटर्न ट्रू वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, इस जगह पे, क्योंकि 4 वाले फंक्शन से ये 4 वाली नोड से हमारे पास ये 3 वाली नोड के लिए फंक्शन कॉल हुआ था। और ये इस फंक्शन को हम लोगों ने कहाँ से कॉल किया था, 2 वाली नोड के लिए, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे, ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे। और आप देखें तो जो हमारे पास फाइंड वाला जो कोड था, वहाँ पे भी हम लोगों ने फाइंड आर के फंक्शन को जब कॉल किया, तो फाइंड आर का फंक्शन भी हमें जो है फर्स्ट जो फाइंड आर का फंक्शन जो रूट के साथ हम लोगों ने कॉल किया था वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो फाइंड के फंक्शन को ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये फाइंड के फंक्शन को ट्रू रिटर्न करेगा, तो जो भी वैल्यू फाइंड आर रिटर्न कर रहा है ट्रू का, ये जो फाइंड का फंक्शन है वो उसको रिटर्न कर रहा है एज इट इज। तो फाइंड आर का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो फाइंड का फंक्शन भी ट्रू रिटर्न कर देगा। फाइंड आर का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस केस में फाइंड आर का फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, तो हमारे पास ये फाइंड का फंक्शन भी ट्रू रिटर्न कर देगा। आपने इतना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली रिकरियन के परस्पेक्टिव से, वो ये कि जब रिकर्सिव फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, उसकी रिटर्न टर्म वॉइड नहीं होती। तो रिकर्सिव फंक्शन जब अपने आप को कॉल करेगा तो वो रिटर्न के साथ कॉल करेगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन जब भी अपने आप को कॉल करेगा तो वो रिटर्न के साथ जो है वो अपने आप को कॉल करेगा। यहाँ पे फाइंड आर के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो फाइंड आर का फंक्शन अगर बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोगों ने रिटर्न के साथ उसको कॉल करना है। अदरवाइज हमारे पास ऐसे सिनेरियोज हो जाएंगे जहाँ पे हमारे पास फाइंड आर का फंक्शन जो वैल्यू, मतलब जिस तरह ये 3 ने, अगर यहाँ पे आप रिटर्न के साथ इसको कॉल नहीं करते, ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप इस तरह करके कुछ कर देते हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। जब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो बैक एंड पे आपके पास जो बैक ट्रैक करेंगे जब आप इसको, तो आपके पास जो है वो ट्रू या फॉल्स उधर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। या तो आपके पास कंपाइलर कोई वार्निंग, एटलीस्ट वार्निंग तो देगा, एरर देगा, एरर नहीं तो फिर वार्निंग देगा। तो अब इसने जो वार्निंग जो है वो आपको जनरेट कर दी। और अब अगर हम लोग इसको जो है वो पास करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप देखें वो कह रहे हैं 3 नॉट फाउंड 7 नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न ही नहीं की जब उसको 3 मिला था, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, उसकी कोई रिटर्न टाइप है, तो आपने उसे रिटर्न के साथ कॉल करना है। जो भी रिकर्सिव फंक्शन होगा उसके अंदर एक पाथ, एक या एक से ज़्यादा ऐसे पाथ होंगे जहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे जब वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम लोग रिकर्सिवली कॉल नहीं करते। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग कहते हैं बेस केस, ठीक है। तो हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कोई ना कोई बेस केस होगा। बेस केस वो होता है जहाँ पे रिकरियन रुक जाती है। अगर रिकरियन ना रुके तो फिर आपके पास एक इनफाइनाइट रिकरियन क्रिएट हो जाती है, रिकरियन कभी भी नहीं रुकेगी। तो बेस केस का होना ज़रूरी है कि जहाँ पे आपके पास रिकरियन रुक जाए। उसके अलावा आपके पास जनरल केस, एटलीस्ट एक जनरल केस होगा। जनरल केस क्या होता है? जनरल केस जो होता है वो ये होता है कि रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कैसे कॉल करेगा। तो यहाँ पे जिस तरह अगर वैल्यू जो है वो करंट नोड से छोटी है तो रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को लेफ्ट नोड के लिए कॉल कर लेता है, उसे लेफ्ट सब ट्री पास कर देता है, ठीक है। तो ये जनरल केस 1 है। इसके इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 जनरल केस हैं, ये हमारे पास जनरल केस 2 है। जनरल केस के अंदर रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, और इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्रॉब्लम स्पेस है वो छोटी होनी चाहिए रिकर्सिव कॉल के अंदर। जिस तरह फर्स्ट टाइम फाइंड आर का फंक्शन कॉल किया था तो आपने उसे पूरे का पूरा ट्री पास किया था। जब उसने रिकर्सिवली अपने आप को कॉल किया तो उसने फिर अपना सब ट्री पास किया, और सब ट्री पास करते करते या तो वो हमारे पास नल हम लोग उसे पास करेंगे जब फॉल्स रिटर्न होगा, या फिर हम लोग उस नोड का एड्रेस पास कर देंगे जो हम लोग जिससे सर्च कर रहे थे। तो जनरल केस में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्रॉब्लम स्पेस है वो पहले से छोटी होनी चाहिए हमेशा। अगर प्रॉब्लम स्पेस छोटी नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी या बड़ी हो जाएगी प्रॉब्लम से स्पेस, तो फिर आपके पास रिकर्जन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, कभी भी जो है वो आपके पास खत्म नहीं होगी।
ठीक है। तो ये रिकर्जन के अंदर आपने बेस केस का ख्याल रखना है, जनरल केसेस का ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिकर्सिव फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हर रिकर्सिव कॉल को हम लोग रिटर्न के साथ जो है वो हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे, और इसका हर पाथ जो है वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक के क्वेश्चन उसमें तो आप सर लोगों के ये बेटा। सर ये रिकर्सिव सोल्यूशन की हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? मीन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होगी वो जो फाइंड का फंक्शन हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था? और सर सेकंड, ये जी कोड की डिपेंडेंसी भी तो ज़्यादा हो रही है ना इससे? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि रिकर्जन कब यूज़ करते हैं कब नहीं यूज़ करते हैं। रिकर्जन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि देखें आपके पास जब आइटरेटिव सोल्यूशन था तो हम लोग एक नोड से शुरू करते थे, उसके लेफ्ट राइट करते करते हम लोग जब तक नल नहीं मिल जाता था तब तक हम लोग मूव करते रहते थे। और रिकर्सिव के अंदर भी इसी तरह के जब हम लोग 3 को सर्च कर रहे हैं तो 5 के लेफ्ट साइड पे जब चले गए तो फिर 5 के राइट पे हम लोग नहीं गए। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी वही लॉगरिथमिक ही रहेगी। हाँ, लेकिन रिकर्सिव सॉल्यूशन आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log ऑफ n हो। ठीक है, सिर्फ log ऑफ n ऑपरेशंस के लिए आप जो है वो रिकर्सिव सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या है, अगर आप ऑर्डर n के लिए रिकर्सिव सॉल्यूशंस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो रिकर्सिव सॉल्यूशंस का अपना एक ओवरहेड होता है। जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक फंक्शन कॉल का स्टैक मेंटेन कर रहा होता है, और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स जितने भी हमारे पास लोकल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं रिकर्सिव फंक्शन में, या जो पैरामीटर जो हैं बाय वैल्यू पास हो रहे होते हैं उनकी कॉपी वो अपने पास मेंटेन करता है, और जो कॉल का हमारे पास ट्रैक होता है वो भी अपने पास रखा होता है। तो जब हमारे पास ऑर्डर n का हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा तो, और हमारे पास लेट्स से n की बहुत बड़ी वैल्यू है, हमारे पास बिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास रिकर्जन का ओवरहेड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो हम लोगों ने कोड को अपने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया था, इजी टू अंडरस्टैंड किया था, अब वो हमारे पास उसका एडवांटेज नहीं रहता। ठीक है, तो फिर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नेवर यूज़ ऑर्डर n रिकर्सिव सॉल्यूशंस। ठीक है, रिकर्सिव सॉल्यूशन आपने सिर्फ उस वक्त यूज़ करना है कि जब आपके पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n में हो, क्योंकि उसका फिर आपके पास ओवरहेड इतना ज़्यादा नहीं होता, वो अफोर्डेबल होता है। लेकिन जैसे आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास ऑर्डर n होती है तो आप रिकर्सिव सॉल्यूशंस को नहीं यूज़ करते। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास ट्रिवियल है कि हम लोग एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग विजुअली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इनफैक्ट ऑर्डर h होगी। अगर हाइट जो है वो log ऑफ n में है तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर log ऑफ n होगी। अगर हाइट जो है ऑर्डर n में है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास ऑर्डर n होगी। ठीक है, तो यह हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास इस तरह भी होता है कि जैसे फॉर लूप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हमारे पास थोड़ा आसान होता है, लेकिन रिकर्सिव सॉल्यूशन एट टाइम्स जब हमारे पास इतने ट्रिवियल नहीं होते कि एक ही पाथ को वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या एक ही रिकर्सिव कॉल हो रही हो, हमारे पास थोड़े से नॉन ट्रिवियल रिकर्सिव फंक्शंस भी होते हैं। उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर हमारे पास मास्टर थ्योरम होता है और हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो फिर आप जो एल्गोरिथम्स का आपका कोर्स है स्पेसिफिकली उसके अंदर फिर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि रिकर्सिव सॉल्यूशंस की हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह निकालते हैं। इस केस में हमारे पास ऑर्डर h होगी, लेकिन अगर हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिकर्सिव सॉल्यूशंस है तो उसकी डिफरेंटली हो सकती है, वो फिर आप एल्गोरिथम्स के कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं आज की।